मित्रों नमस्कार। लेखक संपादक अनामिका जी पर एकाग्र की 25वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अनामिका जी के विचार धर्मी सर्जनाशील व्यक्तित्व पर केंद्रित लेखक संपादक नीलिमा टिक्कू जी का वक्तव्य होगा। अनामिका जी के सृजन संसार पर आधारित साहित्य समर्था पत्रिका के विशेषांक का भी उन्होंने संपादन किया। तो उस अंक को संपादित करने, उसकी योजना बनाने, उन्हें लोगों तक पहुंचाने के उपक्रम से जुड़े हुए अनुभव भी वे हमसे साझा करेंगे। और मित्रों, यह भी कि किस तरह का जुड़ाव अनामिका जी के साथ नीलिमा जी का रहा है। पहली मुलाकात, कुछ गोष्ठियों की यादें, कुछ और मुलाकातें, ये सब भी प्रकरण वे हमसे साझा करेंगे। साहित्य समर्था की तो बात होगी ही। पूर्व के अंकों में भी आपने अनामिका जी पर जिन पत्रिकाओं ने अंक निकाले, उनके संपादकों से बातचीत सुनी। साखी के संपादक सदानंद शाही जी का वक्तव्य हुआ। संवेद के अतिथि संपादक ऋत्विक घटक ने अपनी बात रखी और कवि कुंभ के संपादक रंजिता सिंह फलक को भी आपने सुना। अनामिका जी पर हिंदी की 4 पत्रिकाओं ने विशेषांक निकाले, तो इन 3 पत्रिकाओं के अतिरिक्त साहित्य समर्था ने भी उन पर विशेषांक निकाला। तो हमारी ओर से यही कोशिश थी कि इन चारों पत्रिकाओं के संपादकों से बातचीत हो। नीलिमा जी लगातार कुछ निजी पारिवारिक व्यस्तताओं में रही। अंततः आज यह कड़ी संभव हुई। तो आइए हम उन्हें स्क्रीन पर लेते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और एक जो अनामिका जी का जो एक वैचारिक पक्ष है, बतौर निबंधकार, बतौर आलोचक, उनसे भी नीलिमा जी काफी प्रभावित रही हैं। तो उनमें से भी कुछ अंशों को पढ़ेंगी, साथ ही उनकी कुछ एक कृतियों पर भी बात करेंगी, गद्य और पद्य की। नीलिमा जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नमस्कार अर्पण जी, बहुत बहुत हार्दिक आपका भी अभिनंदन कि आपने अनामिका जी पर, जो हमारी प्रिय लेखिका हैं, उन पर आपने इस सत्र आरंभ किए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको और नमस्कार। जी नमस्कार, शुक्रिया। और आपसे अनुरोध करता हूं कि कुछ संस्मरणात्मक बातों से, पहली भेंट और कुछ और मुलाकातों से यह चर्चा आरंभ हो और एक एक करके फिर हम लोग आगे बढ़े। नीलिमा जी। अनामिका जी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी जब जयपुर में एक कार्यक्रम था। उसमें उनकी किताब थी स्त्री विमर्श का लोक पक्ष, और वहीं उस पर चर्चा भी हुई थी और अनामिका जी के विचार भी सुनने को मिले थे। तो अनामिका जी का एक जो ऑरा है, जो जिस तरह से वो उन्होंने स्त्रियों के पक्ष में, स्त्रियों के विमर्श के रूप में अपनी बात रखी, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। और हम उनको सुनते ही रहे। 1 घंटे का सत्र था वो। और उसके बाद अनामिका जी से 2 बार लिटरेचर फेस्टिवल में भी मुलाकात हुई, जब उनकी कृति आईना साज का लोकार्पण भी हुआ था। और उसके अतिरिक्त भी उनसे बातचीत होती रही। और जब मैंने अनामिका जी की ये किताब स्त्री विमर्श का लोक पक्ष पढ़ा, तो मुझे लगा कि अनामिका जी पर अंक ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से स्त्री विमर्श का रूप सामने रखा है, वो अप्रतिम। मैं कहती हूँ कि इतना खूबसूरत पक्ष उन्होंने रखा है स्त्री विमर्श का कि कहीं कोई झंडा उठाती नारी की तरह उन्होंने स्त्री विमर्श को नहीं रखा है। उन्होंने स्त्री को कभी भी पुरुष के
उन्होंने स्त्री को ये नहीं कहा कभी भी कि वो पुरुष के साथ स्त्री का कोई युद्ध है या कोई स्त्री पुरुष के विरोध में है। उनका हमेशा ये मानना रहा कि स्त्री जो है वो पितृसत्तात्मक जो जिस तरह की सामंतशाही है उसके विरोध में है। स्त्री स्त्री कभी किसी पुरुष के विरोध में नहीं है। अनामिका जी हमेशा ये कहती रही कि स्त्री और पुरुष दोनों को ही ब्रीदिंग स्पेस की ज़रूरत होती है। और स्त्री के लिए जो बातें अनामिका जी जो कहती हैं, जो उस काफ़ी वर्षों पहले भी अनामिका जी ने जब एक ये वाक्य लिखा था कि स्त्री को अपने पीहर में, स्त्री के लिए अपने पीहर में भी एक सुरक्षित कमरा होना चाहिए, कि ताकि कभी जब ससुराल से प्रताड़ित होती है और उनके ही शब्दों में कहूँ कि वो गेट आउट और उसको स्थिति को शट अप और गेट आउट कह के जब ससुराल से निकाला जाता है, बड़ी दारुण कारुणिक स्थिति होती है स्त्री के लिए। तो ऐसे में स्त्री के लिए अनामिका जी कहती हैं कि एक उसके पीहर में एक कमरा ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि ऐसी स्थिति में स्त्री अपने पीहर के उस कमरे में आए और रहे और महफूज रहे। अपने आप को क्या कहना चाहिए कि कोई नकारात्मक उसके अंदर नकारात्मक फीलिंग्स उसके अंदर नहीं आए, वो सशक्त बने, उसे लगे कि नहीं मेरे पास एक छत है। लेकिन मैं इसके आगे भी ये कहना चाहती हूँ कि अनामिका जी ने ये बहुत अच्छी बात कही कि स्त्री के लिए एक कमरा उसके पीहर में होना चाहिए, लेकिन उसके पीहर से भी उसको गेट आउट और शट अप कह के बाहर निकाला जा सकता है। ये भी एक आजकल पहलू है कि पीहर वाले नहीं चाहते कि भाई भाभियाँ या जो भी स्थितियाँ होती हैं, या माँ बाप भी बेबस होते हैं, वो नहीं चाहते कि लड़की पीहर में रहे। तो इसलिए ये अनामिका जी की मैं इस बात से इतना मुझे प्रभावित किया कि हाँ, माँ बाप को समय रहते ऐसा एक आधार अपनी बेटी के लिए ज़रूर करना चाहिए कि एक कमरा उसके लिए पीहर में खुला हो और वो वहाँ आके सुकून से रह सके और अपने भविष्य के बारे में कुछ सोच सके। ये एक अनामिका जी का जो अनामिका जी जो लिखती हैं, मैं उससे बहुत ज़्यादा अनामिका जी के लिए इन शब्दों से मैं बहुत प्रभावित हुई। और एक अनामिका जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब स्त्रियों के पक्ष में होती हैं, स्त्रियां बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपना आंदोलन जो करती हैं वो आंदोलन के रूप में नहीं करती हैं। स्त्रियां एक कोमल उनकी भावना होती है, वो वृद्धों के लिए, प्रकृति के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि वो सब उन्हीं में ही उठती बैठती हैं, तो वो उद्विग्न हो जाती हैं परिस्थितियों से, और तभी स्त्री विमर्श की और इन सब की विमर्श की बात निकलती है। तो अनामिका जी कहती हैं कि जो स्त्री विमर्श है वो स्त्री का विमर्श है, उसमें बच्चे भी हैं, प्रकृति भी है, वृद्ध भी है, असहाय लोग भी हैं। तो ये एक जो कोमल धारणा उनकी स्त्री विमर्श को लेकर है, वो केवल हमारी मध्यम वर्ग की, निम्न वर्ग की ही बात नहीं है, एक देश की बात नहीं है, पूरे विश्व की स्त्रियों की जो बात है वो अनामिका जी करती हैं कि सारी स्त्रियों के दुख जो हैं वो साझा होते हैं। इसी में अनामिका जी एक बात और जोड़ती हैं कि जो स्त्रियां होती हैं, जब वो अपना रूप यौवन की अवस्था उनकी निकल जाती है, वो थोड़ा प्रौढ़ावस्था में आ जाती हैं और वो थोड़ी कहना चाहिए उनकी स्थिति थोड़ी सशक्त हो जाती है, आगे उनकी बहुएं आती हैं, तब अनामिका जी कहती हैं कि वो जो स्त्री जब उस स्थिति में पहुंचती है तो वो पितृसत्तात्मकता की एजेंट बनने लगती है। तो उससे स्त्री को बचा जाना चाहिए कि उसे स्त्री होकर स्त्री का ही सहयोग करना चाहिए, और उसको जो है पुरुष पितृसत्तात्मकता की जो एजेंट है वो नहीं बनना चाहिए। उसे अपने हाथ में वो चाबुक वाली स्थिति नहीं रखनी चाहिए। तो वो स्त्रियों को कई तरह से समझाती हैं अनामिका जी। और अनामिका जी स्त्री मुक्ति के लिए, अनामिका जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि जो आज हम चाहे कितना भी कह देते हैं कि स्त्री मुक्त है या कमाने लग गई है, या जैसे निम्न वर्ग या आदिवासी वर्ग के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक आकर्षण रहता है कि आदिवासी स्त्रियों को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा उनका जीवन है, कि उनको स्वयंवर
जैसे उनका होता है कि वो अपने वर चुनने की स्वतंत्रता होती है। तो इस गलतफहमी में रहते हैं लोग कि आदिवासी महिलाएं जो हैं वो सशक्त हो रही हैं या उनको स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो अपना वर चुन सकती हैं, लेकिन आदिवासी स्त्रियों का भी दोहन हो रहा है, उनका शारीरिक दोहन हो रहा है, उनका काम के संबंध में दोहन हो रहा है। तो वो मुक्त नहीं है आदिवासी स्त्रियां। इसी तरह से जो वंचित वर्ग की स्त्रियां हैं उनके लिए भी अनामिका जी कहती हैं कि वंचित वर्ग में जब आप कृषक किसान गाँव में हालत देख लें महिलाओं की, तो उनको अचार पापड़ बड़ियाँ या जो बहुत हल्के फुल्के काम, मतलब इस तरह की चीज़ें सौंपी जाती हैं। और जो पुरुष वर्ग होता है उनको खेतों का, और कहना चाहिए कि उनको बड़ी चीज़ें आवंटित होती हैं कि वो उनका उस पर अधिकार होता है पुरुष वर्ग का। पुरुष वर्ग का वही सामंतवादी ही उसको हर तरह का उसको शक्तियाँ मिली हुई होती हैं। और जो महिलाएं होती हैं पुरुष के लिए उनको ट्रैक्टर मिलते हैं, वो ट्रैक्टरों में पानी या हल चलाते हैं तो वो ट्रैक्टर से चलाते हैं, उनको कोई इतना श्रम नहीं करना पड़ता। एक मज़ेदार बात यह है कि गांधी जी ने महिलाओं को आगे लाए, अनामिका जी ने ये भी लिखा है अपनी किताब में कि गांधी जी महिलाओं को आगे लाए, बहुत कुछ किया। लेकिन गांधी जी ने एक बात कही थी कि कहीं ना कहीं महिला शारीरिक रूप से अक्षम होती है, कम, मतलब अक्षम नहीं बोला उन्होंने, कहा कि पुरुषों से थोड़ा कोमल होती है, कोमलांगी होती है, इसलिए वो पुरुषों में उनका पुरुषों से उनका इस मामले में हम तुलना में उनको थोड़ा कमतर पाते हैं। लेकिन अनामिका जी कहती हैं कि नहीं, जो महिला 9 महीने तक अपने कोख में एक बच्चे को पालती है, फिर जो दर्द से उसको जन्म देती है, वो पुरुष कभी नहीं कर सकता। महिला रोते हुए बच्चे को पालती है, उसका सब उसको ये सब डायपर बदलने से लेके सारे काम करती है, लेकिन पुरुष हंसते हुए बच्चे को भी थोड़ी सी देर के लिए गोद में उठाएगा। बड़ी बड़ी अच्छी बातें हैं अनामिका जी ने कही हैं कि महिला जो है वो सशक्त होती है, महिला को दर्द सहने की ज़्यादा महिलाओं में शक्ति होती है, और हम उसे कमतर नहीं कह सकते। खेतों में भी जैसे पुरुष तो, महिलाएं जो हैं अनामिका जी कहती हैं कि वो पानी भरा हुआ होता है घुटनों तक, उस घुटनों तक भरे हुए पानी में महिलाएं कटाई बुआई करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, और उस फसल को कटने के बाद पुरुष ट्रैक्टर में भर के शहर में बेचने चले जाता है। तो सशक्त कौन हुआ? पुरुष तो है, लेकिन महिला असली मायने में सशक्त है। तो मुझे अनामिका जी की ये बातें, ये चीज़ें, ये जो उन्होंने स्पष्ट बात कही है, वो उनकी इन बातों से मैं बहुत ज़्यादा, उनके इन विचारों से और उनकी इन सच्चाइयों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ कि स्त्री को मुक्ति आज भी नहीं मिली है। वो केवल है, हाँ, पुरुष काफ़ी समझदार हो गए हैं और आपस में शहरों में महिला पुरुष मिलकर काम करते हैं और काफ़ी सपोर्ट करने लग गए हैं आजकल। लेकिन स्त्री के मामले में अभी भी जो शहरी स्त्रियां भी हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर भी आ गई हैं, उनको भी अपनी कमाई का खर्च करने का अधिकार नहीं है। ये बात सच है। कुछ परसेंट ऐसी हैं महिलाएं जो अभी भी ठीक है, वो सक्षम है और उनकी चलती है, वो अपना निर्णय खुद ले सकती हैं। लेकिन अधिकांशतः घरों में ये देखा जाता है कि पढ़ी लिखी अच्छे पोस्ट पर महिलाएं भी अपना सारा पैसा पुरुषों के पास ही जाता है उनका, और उनको उनसे पूछ कर ही खर्च करना पड़ता है। उनको आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं है और वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। तो स्त्री विमर्श के लिए अनामिका जी के जो नॉर्म्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, और वो स्त्रियों को हमेशा एक अच्छा रास्ता दिखाती हैं। हमेशा वो स्त्रियों को कहती हैं कि आपको जो है, ये जो सब चीज़ें होती हैं पितृसत्तात्मक जो चीज़ें हैं, जिनकी वजह से आपको दुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जीवन में कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है, कि आप कैपेबल हैं, लेकिन आपको वो उस चीज़ का उतना वो प्रतिसाद नहीं मिलता है, और आप डिप्रेशन में मत जाइए इससे। अगर आपको चुनौतियाँ, जीवन में संघर्ष, दुख, झटका, धक्के लगते हैं, तो आप उसको अवसर बनाइए, आप मजबूत बनिए। आपको
अपने आप को सशक्त रखना है। आपको ये सोचना है कि मुझे अगर ये चुनौती मिली है, मुझे अगर ये अपने कार्य के अनुरूप चीज़ नहीं मिली है, अगर मुझे ये नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं और कुछ इस क्षेत्र में अच्छा करके दिखाऊं और मैं और सशक्त बनूं, और इतनी सशक्त बनूं कि मैं किसी के अधीन नहीं रहूं, मैं किसी नकारात्मकता में नहीं जाऊं, मैं सकारात्मक बनूं। तो अनामिका जी ने स्त्रियों को एक तरह से एक नई राह दिखाई है और दिखा रही हैं। और जिस तरह से वो चाह कहती हैं कि स्त्रियों को, और एक उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात वो कहती हैं कि स्त्रियां जो हैं, उन्हें जो गरीब वंचित वर्ग की महिलाएं हैं, ये मैंने भी देखा है, ऐसा हमारे एनजीओ है उसमें भी हम देखते हैं, हमारे पास ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और अनामिका जी की बात बिल्कुल सही है कि जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था का एक भयावह रूप है, कि वो षड्यंत्र के तहत क्या करते हैं कि जो वंचित स्त्रियां हैं उनको, वो सोचते हैं इनको भूखा रखा जाए, इनका पेट नहीं भरा जाए। ये घर में भी होता है और घर के बाहर जहाँ काम करती हैं, असंगठित क्षेत्र में जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ भी यही होता है कि उनको ना तो जो उनका श्रम है उसके अनुकूल उनको पैसा मिलता है, और घर में भी उनको कम खाना दिया जाता है। और उसके पीछे इनकी सोच ये होती है कि ये जो स्त्री है अगर पेट भर के खाना खाएगी तो उसका मस्तिष्क स्वस्थ होगा, और उसको अंदर और कुछ सोचने का, अपने बारे में, अपने अधिकारों के बारे में, या अपने और कुछ अच्छा करने के बारे में ज़िंदगी में सोचने का उसको अवसर मिलेगा। तो जो ये पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था का ये भयावह रूप है और ये योजनाबद्ध रूप है कि इन वंचित स्त्रियों को आप भूखा रखो और उनको सोचने का अवसर मत दो और उनको बधुआ मजदूर लगा बनाकर उससे उसका काम करो। तो ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी हमारी कहना चाहिए समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है। और जो हो रहा है उसके पीछे जो षड्यंत्र है वो चल रहा है, लेकिन उसके उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। तो इसलिए अनामिका जी अपनी पूरी जो इनकी ये किताब है, मुझे इतनी इसका एक एक अक्षर जो है ना, अनामिका जी की ये किताब है कि मन को मांझने, तो जो पाठक हैं उनके मन को मांझने में अनामिका जी का जो सारा साहित्य है, चाहे आप कविता उठा के देख लीजिए, कविता के लिए भी वो कहती हैं कि कविता जो है वो बीज विधा है, एक कौन है हमारे मन में जो अचानक से आती है। और स्त्रियों के लिए अनामिका जी कहती हैं कि स्त्री जो है, जो कविता रचती है, तो उसमें स्त्रियों के मन में जल तत्व का प्रवाह होता है और मिट्टी का सौंधापन होता है। और आज क्या संकट है, आज यही संकट है, पानी का संकट है। और एक अनामिका जी एक तंज में कहती हैं, मतलब एक तरह से हम सोच सकते हैं कि आज की दुनिया में पानी का संकट है और सोते सूख रहे हैं और आंखों का पानी भी मर गया है। तो अनामिका जी के जो एक एक वाक्य हैं जो वो लिखती हैं, चाहे कविता में हो, निबंध में हो, उपन्यासों में हो, बिल्कुल एक एक लाइन का इतना कई अर्थ हम निकाल सकते हैं। और हर बात में स्त्री विमर्श, स्त्री के लिए अच्छा, समाज के लिए अच्छा, वृद्धों के लिए अच्छा, बच्चों के लिए, असहायों के लिए। अनामिका जी कहते हैं कि स्त्रियां काम करती ही इनके लिए हैं। हम चाहे कितना भी कहें कि स्त्री विमर्श, स्त्री विमर्श, अनामिका जी कहती हैं क्योंकि हम स्त्रियां रहती इन्हीं के बीच में। प्रकृति, मैंने जैसा पहले कहा कि प्रकृति, वृद्ध, बच्चे, असहाय, स्त्री का मन कोमल होता है। स्त्री, अनामिका जी ने एक जगह लिखा है कि स्त्री अपने सांपों को भी दूध पिलाती है, उसे पता है कि सांप है लेकिन फिर भी दूध पिलाती है क्योंकि उसका मन बहुत कोमल होता है। तो जो अनामिका जी के ये जो चीज़ें हैं इस तरह की, ये एकदम प्रभावित करती हैं। और उनकी जो ये सकारात्मकता है, और जो उनको लगता है कि स्त्रियों को किसी भी तरह की अंधी प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना चाहिए, और जीवन का जो बीज मंत्र है वो सहकारिता, कहती हैं कि सहकारिता हो, स्त्रियां आपस में मिलजुल कर रहें, सशक्त रहें, तो वो अपने जीवन को संवार सकती हैं, समाज को संवार सकती हैं।
और एक अनामिका जी कहती हैं कि जो स्त्री को जैसे धर्म में बांधा जाता है, और आप देखिए आजकल जो अभी भी है वही चीज़, जाति प्रथा है, और जैसे धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर और अन्य वर्ग भेद के नाम पर स्त्री को ऑनर किलिंग की आज भी वही समस्या है, चाहे कम ज़्यादा प्रकाश में नहीं आती, लेकिन हम देखते हैं, अखबारों में देखते हैं और टीवी वगैरह पे भी देखते हैं, ऑनर किलिंग की भयावह स्थिति देखते हैं। और उस बारे में भी अनामिका जी ने आज से 10-12 साल पहले ही काफ़ी कुछ लिखा है जो कि बहुत सच है, और मैं कुछ उनमें से पढ़ के भी उनका सुनाना चाहती हूँ। अर्पण जी आप कहें तो मैं कुछ पढ़ूँ उनका इस तरह का। जी बिल्कुल। जी। और अनामिका जी जी स्वागत। जी अनामिका जी जो है स्त्री देह के लिए भी बहुत चिंतित रहती है। मतलब वो कहती है कि जो ये हम आजकल बातें बनाते हैं लोग कि स्त्री ये करती है वो करती है, अपने देह का उपयोग करके ये चीज करती है वो चीज करती है, ये बिल्कुल गलत है। कोई स्त्री भारतीय स्त्री कभी नहीं अपने देह का दुरुपयोग करेगी अपनी उन्नति या अपने कोई झूठे के लिए। मतलब कोई एकाध परसेंट ऐसा केस हो जाता है वो एक अलग चीज है, लेकिन ऐसा कहीं होता नहीं है कि कोई स्त्री मन से कभी किसी शरीर के इस तरह के देह का इस्तेमाल करती है। अनामिका जी देह के प्रयोग के लिए जो है ना वो मुंह तोड़ जवाब देती हैं। मैं वो कुछ पैराग्राफ पढ़ के सुनाना चाहती हूँ अनामिका जी का, कि वो उन्होंने कहा कि शरीर, क्योंकि स्त्री का शरीर दुखता हुआ घाव होता है, उसके शोषण की आधार भूमि, क्योंकि ये तो है कि शोषण होता है उसका, लेकिन वो खुद कभी नहीं कराती। कभी ऐसी परिस्थितियां उस बेचारी के सामने आ जाती हैं जो मजबूरी होती है, नहीं तो कभी कोई स्त्री इस तरह की चीज नहीं करती। तो अनामिका जी ने लिखा है, शरीर चूंकि स्त्री का शरीर दुखता हुआ घाव होता है, उसके शोषण की आधार भूमि, वह इसे लेकर हमेशा हमेशा सशंक रहती है। सर्वेक्षण बताते हैं, हालांकि ये 10 साल पुरानी बात है, कि 10 लाख में से एक संबंधी ऐसा होता है जहां किसी मजबूरी के तहत इस तरह की कोई घटना घटती है। लेकिन कोई भी स्त्री आ बैल मुझे मार करने की पहल कभी नहीं करती। देह का इस्तेमाल, एक बहुत अच्छी बात अनामिका जी ने कही है, मैं इसीलिए वो 5-6 लाइनें पढ़ना चाहती हूँ, कि देह का इस्तेमाल रिश्वत के रूप में वह करे जिसके जिसमें प्रतिभा कम हो। देह का इस्तेमाल रिश्वत के रूप में वह करे जिसमें प्रतिभा कम हो या जो मेहनत से डरे, क्योंकि स्त्रियां मेहनत से नहीं डरती। 10 हाथों से 10 दिशाओं में फैले 10 काम लगातार ही साधती रहती हैं, वह भी सेवा भाव से। उन्हें आकी बाकी राह चल के विकास के मामूली अवसर वरदान रूप में किसी से वसूलने की जरूरत ही क्या है। कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने, कि स्त्री में अपने आप में शक्ति है, वो सब कुछ कर सकती है, चाहे तो ठान ले तो वो हर परिस्थिति का मुकाबला करती है और मेहनत करके अपने आप को आगे बढ़ाती है। वो क्यों करेगी ऐसा? वो कोई एक मजबूरी में कोई 1-2% ऐसा होता है जो बेचारी को करना पड़ता है, अन्यथा कभी कोई स्त्री ऐसे नहीं करेगी। ऐसे ही विवाहेतर संबंधों के बारे में स्त्रियों के लिए बहुत उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको ताने कसे जाते हैं। तो क्यों विवाहेतर संबंध बनते क्यों हैं? अगर कभी कोई 2-4% बनते भी हैं तो उसके पीछे भी स्त्री के लिए स्त्री की बहुत बड़ी बड़ी विकट समस्याएं होती हैं। उसमें भी उन्होंने लिखा है कि जब दाम्पत्य का अनुभव कड़वा होता है, घरेलू हिंसा की शिकार ऐसी स्त्रियां जिनका जीवन उनके नीरस या और क्रूर पति ने पहले से ही हराम कर रखा है, कभी कभी हमदर्दी पाकर पिघल जाती हैं। शुरू शुरू में यह रिश्ता उदात दोस्ती का ही होता है, बाद में पुरुष की पहल पर कभी कभी कुछ घटित हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे तकलीफ देह
और विडंबना मूलक तथ्य तो यह है कि वो हमदर्द भी जो विवाहेतर संबंध बनाता है, दोस्ती करता है, वो हमदर्द भी पुरुष या पति या यौन साथी बनते ही वे ही क्रूरता दिखाने लगता है। दिखाने वही क्रूरता दिखाता है जो पितृसत्ता ने उसे घुट्टी में पिला रखी है। और स्त्रियां जो हैं उनकी क्या ताड़ से गिरे खजूर पे अटके वाली स्थिति में वो बेचारी पहुंच जाती हैं। तो यही है कि घर के भीतर तो जो तांडव होता है वो होता ही है, बाहर का तालिबानी विश्व भी संसार करता है तो सिर्फ स्त्री ही दोषी मानी जाती है, लेकिन ये गलत है। अनामिका जी एक उदाहरण देती हैं स्त्री को चिड़िया से। वो भोली होती है चिड़िया, उससे वो उसका तुलना करती हैं कि चिड़िया जाल में क्यों फंसी। इस तरह के संबंध में अगर कभी कोई अचानक लड़की युवती फंस जाती है, बेचारी विवाहित संबंधों से उनकी उसकी बुरी हालत होती है, मारपीट होती है, प्रताड़ना होती है, उसका जीवन हराम हो जाता है। ऐसे में अगर वो पिघल जाती है कभी किसी संबंध, तो अनामिका जी कहती हैं कि चिड़िया जाल में क्यों फंसी, क्योंकि वह भूखी थी। ये एक उत्तर हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा पैना उत्तर यह है कि चिड़िया जाल में फंसी क्योंकि वह चिड़िया थी, वो बोली थी, वो समझती नहीं थी कि यहाँ से निकल के वहां भी यही हाल होने वाला है। अनामिका जी ने एक पैराग्राफ लिखा है, अब बात तब बनेगी जब हितोपदेश के चित्रग्रीव और उसके शावक दल की तरह जल समेत उड़ जाएंगी ये चिड़ियाएं एक स्वशासित स्पेस की ओर, जहां उन्हें साथी के रूप में तीक्ष्ण दांत वाले लघु पत्तनक मिलेंगे, यानी कि हाशिए की अन्य वंचित जन और जीर्ण शीर्ण जाल काट देने को तैयार। अनामिका जी कहती हैं कि मैं बार बार यह कहना चाहूंगी कि हमारे हिंसा विवल आतंकता समय की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि स्त्रियां तो ध्रुव स्वामिनी वाली कदकाठी पर गईं, किंतु पुरुष अभी रामगुप्त की मनोदशा में ही हैं, चंद्रगुप्त नहीं हुए। नई स्त्री बेतरह अकेली है, क्योंकि उसको अपने पाए का धीरोदात, धीर ललित, धीर प्रशांत नायक आसपास कहीं दिखता ही नहीं। गाली बकते, ओछी बातें करते, हल्ला मचाते, मारपीट, खून खराबा करते टुच्चे पुरुष से प्रेम कर पाना या उसे अपने साथ सोने के लायक समझना किसी के लिए भी असंभव है। स्त्रियों का जितना बौद्धिक और नैतिक विकास पिछले दशकों में हुआ है, पुरुषों का नहीं हुआ। इसलिए ज्यादातर स्त्रियों की दशा विद्यापति की उस नायिका वाली है जो तकलीफ की इंतहा पर हंस देती है। मतलब अनामिका जी ने बहुत ही गहरी बात कही है, और उनका कहना है कि संतुलन का सुख मूल मंत्र यही है कि सरप्लस ना तो क्रोध होना चाहिए और ना कामना होनी चाहिए। तो स्त्रियों को लेकर और समाज को लेकर अनामिका जी के विचार मुझे बहुत पसंद आए। उनके एक एक शब्द, एक एक लाइन मतलब ऐसा है कि पढ़ के सुनाने की है। जैसे ऑनर किलिंग के लिए भी वो कहती हैं कि ऑनर की हत्या अपनी इज्जत का अपने खुद के हाथों ही खात्मा करना गर्व समझते हैं माता पिता या समाज। और वो कहती हैं कि ऑनर ऑनर जो है जज का हथौड़ा ठनका है, हथौड़ा काठ का है, हथौड़ा काठ का है, मेज भी काठ की है और कलेजा भी काठ का है, एकदम से कट करेज। हम काठ के पुतले हैं, कठपुतलियां। तो बड़ी मार्मिक बात और बड़ी पितृसत्तात्मक के लिए कि ये सामंतशाही पर अनामिका जी बहुत ही दुख प्रकट करती हैं। और उनको ये लगता है कि हमारे देश की तो देवियां भी स्वयंवर रही हैं, तो ऐसे में जिस देश में देवियां भी स्वयंवर रही हैं, स्वयंवर करके उन्होंने अपने पति पाए हैं, तो ऐसे देश में ऑनर किलिंग ये एक बदहाली की बात ही है, जिस पर उन्हें बहुत दुख है और उसके लिए उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। आखिर में अनामिका जी यही कहती हैं कि भाई महिलाओं को यही कहती हैं कि आप जो ग्रहण करें, करने दो, लोगों को गालियां बक रहे हैं, आपको तंज कस रहे हैं, आपके जो कर्मठता है उसको ना देखकर वो, जैसे अब उन्होंने एक जगह ये भी लिखा है कि जब लेखन करती है कोई महिला, कोई नई लड़की,
कोई अच्छा लेख लिखती हैं, अच्छी कहानियाँ लिखती हैं, तो समाज में कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये इसने थोड़ी लिखा है, ये उन्होंने लिखा है, ये इसने लिखा है, या ये उस प्रकाशक ने लिखा है, ये उस संपादक ने लिखा है, ये उसके पुरुष मित्र ने लिखा है, ये क्या है? ये सब हीन भावना ही तो है, पितृसत्तात्मकता की हीन भावना ही है ये। तो अनामिका जी कहती हैं जो ग्रहण है वही आपका है। महिलाओं को ही कहती हैं कि जो ग्रहण है वही आपका है। किसी ने गाली दी, आपने ग्रहण ही नहीं की, वह मिसाइल उस तक ही लौटेगी। महिलाओं को परवाह करनी नहीं चाहिए, ठीक है। जिन्हें दुष्चरित्र कहा जा रहा है वे सब नई लड़कियां ध्रुव सामान्य हैं। बहुत अच्छी बात कही अनामिका जी ने कि जिन्हें दुष्चरित्र कहा जा रहा है वे सब नई लड़कियां ध्रुव सामिनिया हैं। उन्हें चंद्रगुप्त चाहिए, क्लीव रामगुप्त नहीं। फिराक साहब से शब्द उधार लें, कहें तो जो हमको बदनाम करे हैं वे क्या इतना सोचे हैं, मेरा पर्दा खोले हैं कि अपना पर्दा खोले हैं। तो अनामिका जी की कविताएं और उनकी मतलब अप्रतिम है। मतलब क्या है अनामिका जी का, तो मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी। और विमर्श के लिए जो स्त्री विमर्श है, स्त्री विमर्श के लिए भी लोग बहुत बोलते हैं कि बड़ा स्त्री विमर्श करती फिरती हैं, ये है वो है, लेकिन स्त्री विमर्श को अनामिका जी कहती हैं कि स्त्री विमर्श एक साझा चूल्हा है और इसका लक्ष्य है संवाद। महिलाएं संवाद करती हैं आपस में एक दूसरे को अपने दुख सुख बताती हैं, अपने हालात बताती हैं, मिलती हैं। तो ये एक आपस में बातचीत करने से जो एक नई विचार पैदा होते हैं अपने लिए सशक्त बनाने के लिए, ये है स्त्री विमर्श। तो इसमें बुराई क्या है? कि जो लोग कहते हैं कि ये तो संगठन बनाए हैं और ये करे हैं, तो संगठन तो बनाएंगी, महिला को संगठन तो बनाना ही होगा। मैं अनामिका जी से इसीलिए प्रभावित हूँ क्योंकि हमारा खुद का महिलाओं का संगठन है और हमारी सब महिलाएं उसमें सब सहयोग करती हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करती हैं हर बात के लिए। और अनामिका जी यही कहते हैं कि आप आर्थिक मुक्ति, जात पात, धार्मिक घेरों और जकड़नों से मुक्ति और अंततः ध्येय मुक्ति, इसी से हमारी शक्ति है। क्या है? हमारा अपना वजूद है, हमारी अपनी सशक्तता है। हम क्यों स्त्रियां क्यों मतलब क्यों स्त्रियां दोयम दर्जे की हैं, किस लिए हैं? सार्वभौमिक भगनीवाद को अनामिका जी महत्व देती हैं कि भाई आप सब मिलजुल कर रहो, सब बहनें हैं, आप सबकी समस्याओं को सुलझाती हैं महिलाएं। अनामिका जी कहती हैं स्त्री अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है। स्त्री कोई पुरुषों के खिलाफ नहीं है, वो पितृसत्तात्मक दंभ के खिलाफ है और अपने प्रति हो रहे शोषण के खिलाफ है। तो कई चीजें अनामिका जी ने उदाहरण दिए हैं, जैसे दलितों और आदिवासियों के लिए अनामिका जी ने कहा कि भाई उनकी इतनी खटती रहती हैं वो बेचारी दलित लड़कियां, आदिवासी लड़कियां, और कि उनको दिन भर काम करने के बाद उनको टूटे कप में बिना कान का, अनामिका जी लिखती है कि उनको बिना कान के कप में चाय देती हैं। तो ये सांकेतिक उनका है कि बिना कान, वो कहती हैं कि बिना कान के कप में उनको चाय दी जाती है। तो ये व्यवस्था ही सारी बिना कान की है। ये अनामिका जी का जो एक एक पंक्ति में जो एक बहुत गूढ़ संकेत छिपे हुए हैं, वो बहुत मार्मिक हैं, बहुत सशक्त हैं और महिलाओं को एक ऊर्जा देते हैं। उनके लिए गरीब, वंचित, आदिवासी महिलाओं, दलित महिलाएं इतना काम करती हैं। उनको वो अनामिका जी कहती हैं जो पहली ऑटन की चाय होती है वो तो मालिक पीते हैं और जो दूसरा होता है वो उनको देते हैं। तो कई तरह से उनका, कामगारों का शोषण होता है दलित महिलाओं का। और कई चीज़ें बोली हैं अनामिका जी ने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए, औरतों के लिए। और मैंने अनामिका जी की इस किताब से स्त्री विमर्श का लोक पक्ष इतना है इसमें तो बोलने के लिए अर्पण जी की, इसमें कितना आप बोलते रहें थक नहीं सकते, क्योंकि इसमें बहुत ही खूबसूरत बातें। जी, एक बार मित्रों के लिए, देखने वालों के लिए वह पुस्तक भी दिखला दें। कई लोग जान रहे हैं और कई लोग इसको वापस पढ़ना भी चाहें। स्त्री विमर्श पक्ष का लोक पक्ष, मित्रों बेहद चर्चित पुस्तक अनामिका जी की स्त्री विमर्श का लोक पक्ष। उनमें से कुछ खास
चुनिंदा अंशों को नीलिमा टिक्कू जी आज हमारे लिए पढ़ रही हैं, और इस बातचीत को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। नीलिमा जी ने मित्रों साहित्य समर्था का वह विशेषांक भी निकाला, तो मैं चाहूंगा कि एक बार उस विशेषांक को भी यहाँ पर मित्रों को दिखलाएं, साहित्य समर्था का वह अंक। जी जी। और इसकी तैयारी को लेकर और इसकी सामग्री किस तरह की रही, क्या क्या चीजें हैं, कई मित्रगण जान रहे हैं, कई लोगों तक पत्रिका पहुंची है, लोग उससे अवगत हैं, लेकिन फिर भी चूंकि यह एक डॉक्यूमेंटेशन भी इसका उद्देश्य है, तो इसलिए इस अंक की तैयारी और इसकी सामग्री को लेकर भी अपनी बात रखें। नीलिमा जी। इस अंक की तैयारी में तो अर्पण जी हमको काफ़ी समय लगा, और अनामिका जी की हमने सारी किताबें पढ़ी, उपन्यास पढ़े, कविताएं पढ़ी, हालांकि कई संग्रह हमारे पढ़े हुए थे उनके उपन्यास। और इस अंक में एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो ऋत्विक हैं, राजकुमार के नाम, राजा कुमार के नाम से उनको जानते हैं, उन्होंने हमें अनामिका जी की कुछ साहित्य उपलब्ध कराया था और काफ़ी उन्होंने दिया था। और आपका अर्पण कुमार जी, आपने कितना विशेष सहयोग दिया कि जो इनकी उपन्यास था आईना साज, उस पर आपने काफ़ी मेहनत करके 8-10 पृष्ठों का था। तो ये तो हमारे लिए बहुत, देखिए ये आपका जो लेख था इसमें जी 8-10 पेजों का, 10 पेज करते आपका 8 पेज का था। और उसमें आपने किस तरह से इस उपन्यास को खंडों में विभाजित कर, मतलब उपन्यास को खंडों वार आपने उसका पूरा समीक्षा करी है, और लोगों ने बहुत उसकी तारीफ की। इस उपन्यास को समझने के लिए आपका ये लेख बहुत ही आलेख प्रभावशाली रहा। तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें बहुत बड़ा सहयोग दिया इस अंक को निकालने में, और आप लगातार साहित्य समर्था में हमें अपना ये योगदान दे रहे हैं। नहीं तो ऐसा आलोचनात्मक लेख कम लोग लिखते हैं अर्पण जी, ये सच बात है। इसमें जी, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है इस देखिए, बहाने समीक्षा कुछ। लोग जी लिख देते हैं, लेकिन जो आलोचना लिखना होता है और गहन गहन रूप से पढ़कर लिखना होता है, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। और आपने हमारे लिए ये लिखा, अनामिका जी का ये उपन्यास, इस पर जो आपने पूरा आलेख लिखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार कि उससे हमें बहुत लोगों ने उसको पसंद किया। कई चिट्ठियां आई हैं हमारे पास ईमेल से। और इसी इसमें 2-3 और हमारे कॉलेज के जो हैं, अंजू शर्मा जी हैं, विमलेश जी हैं, कई लोगों ने इस पर अपनी अनामिका जी की किताबों पर, मीना बुद्धि राजा हैं, उन्होंने समीक्षा करी अनामिका जी की उपन्यासों पर, कविता संग्रहों पर। और जो गीता श्री जी हैं हमारी पत्रकार और युवा साहित्यकार, उन्होंने अनामिका जी का इसमें साक्षात्कार लिया था और काफ़ी विस्तार से लिया था। तो ये हमें बहुत टाइम लगा इसमें निकालने में, लेकिन अंक बहुत अच्छा निकला और हमें खुशी हुई। ऋत्विक जी ने भी बुद्धिकालीन थेरियां बनाम अनामिका की थेरियां, इस पर काफ़ी अच्छा अपना लेख में लिखा। और आप हैरान होंगे कि हमसे यूनिवर्सिटी के गांवों से भी इस पत्रिका को, अनामिका जी के इशू को लेने के लिए बहुत सारे शोधार्थी हमारे पास आए। अब कितने शोध हुए ये मुझे पता नहीं, लेकिन लोगों ने बहुत पसंद किया। और अर्पण जी, हमारी जो समर्था, साहित्य समर्था, हम कोशिश ये करते हैं कि उसमें नए लेख लिखवाए जाएं, नए आलेख लिखा जाए रचनाकार पर। तो ये साहित्यिक यात्रा हमारी बहुत खूबसूरत रही, और हमारी किस्मत अच्छी थी कि अनामिका जी जब जयपुर आई अगली बार, तो हमने इस किताब का विमोचन भी उनके द्वारा ही किया, अनामिका जी ने ही किया। अनामिका जी बोलने में, बात करने में इतनी मधुर, इतने शिष्ट, इतनी खूबसूरत बात करती हैं। और महिलाओं को जिस तरह से जोड़ने का वो काम कर रही हैं, और जिस तरह से वो महिलाओं को कहती हैं कि आपको कोई दुख हो, कुछ हो, तो आप उसको परे धकेल कर उसको आप सकारात्मक रूप में लो, अपना उसको अवसर के रूप में लो, उन्नति करो अपनी। और इसी बात पर वो कहती हैं, अनामिका जी ने खुद ने भी बोला है एक जगह
कि अगर मेरे साथ कभी ऐसा कुछ होता है, जो बातें, उनकी एक कविता है, जो बातें मुझको चुभ जाती हैं मैं उसकी सुई बना लेती हूँ, इस सुई की नोक से मैंने टाँके हैं सलमा सितारे, आकाश के सब नज़ारे आघात के बिना वीणा से सुर निकलते ही नहीं है। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने कि आघात के बिना वीणा से भी सुर नहीं निकलते। इसलिए अगर आपको आघात हो, आपके पास कोई आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है या आपको कुछ कोई गलत कर रहा है आपके साथ, तो आप उसका मुकाबला करें। आप उसको सोचें कि ये हमारे अच्छे के लिए हुआ है। आपको, आपने कहीं कुछ सम्मान के लिए भेजा, आपको सम्मान नहीं मिला, तो आप ये सोचो कि आप उसके लिए, उससे बढ़िया आपके लिए कोई और सम्मान इंतज़ार कर रहा है। आप और अच्छा लिखें और अच्छा करें और आगे बढ़ने की इससे आपको प्रेरणा मिलती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जीवन में आपका सफल व्यक्तित्व हो या मतलब आपको सब कुछ अच्छा अच्छा ही मिले। हमेशा वो कहती हैं कि सुख के साथ दुख और दुख के साथ सुख आता ही है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। मुझे अनामिका जी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं और मुझे लगता है कि, और अनामिका जी कहती हैं कि हम जो कुछ करते हैं, हम कई बार, अब हम जो कुछ करते हैं पुरुषों को पसंद नहीं आता, या हमें लगता है कि उनकी एक कविता है 4 पंक्तियों की, कि हमने पानी में रहकर भी बैर कर लिया है मगर से, हमने पानी में रहकर भी बैर कर लिया है मगर से, पर जब बहाता है वो आंसू, घड़ियाली आंसू हैं ये जानते हुए भी अपनी उमड़ आती है छाती उसके लिए, सांपों को दूध पिलाती हैं हम, कुत्तों को दे देती हैं अपने हिस्से की रोटी। तो उनकी जो कविताएं हैं, एक एक कविता अनामिका जी की ऐसी है कि आप समझने वाले समझ लेते हैं। वो कहती हैं आपको अगर जीवन में मीठा ही मीठा मिला तो क्या मीठा मिला, कड़वा भी ज़रूरी होना चाहिए। वो कहती हैं कि स्त्रियों में वो ताकत है कि वो जैसे कड़वा, करेला कड़वा भी मिलता है तो वो उसको भरवा बना के हमें उसको खा लेना चाहिए। अगर हम लोगों को कड़वा करेला भी दिया जाता है तो हमें उसे भरवा बनाकर खा लेना चाहिए। ये भी एक बहुत गहरी बात है अगर सोचें तो अनामिका जी का हमेशा वही कहती हैं कि आप तो अपने परिवेश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी अच्छाइयों के लिए आप सजग रहें कि आप किसी का बुरा ना हो आपसे। और वो कहते हैं कि अच्छा लिखने का भी एक सूत्र है, लेखन में भी यही है कि आपको ध्यान से सबकी बातें सुननी पड़ेंगी और ध्यान से सबको देखना पड़ेगा। आंखों में आंख नहीं, कान में कान नहीं होगा तो फिर आप क्या दर्ज करिएगा। देखिए कितनी गहरी बात कही है। आखिर सब कुछ तो जीवन से ही ना उधार पाता है आदमी, आपके पास और क्या होता है। अनुभव तो प्रसाद की तरह बढ़ता है, आदमी जीवन से ही सब कुछ पाता है। बहुत, और एक सबसे बड़ी बात वो कहती हैं कि लड़कियां जो हैं वो कितना भी दुख उठाएं, महिलाएं कितनी भी दुखी होगी, वो कभी अपना दुख मुंह से कभी प्रकट नहीं करेगी। वो हंसती हुई दिखाई देगी, वो घर से प्रताड़ित होकर आएगी, पिट के आएगी, नील जमे होंगे, ब्यूटी पार्लर में आएगी, अपनी सिकाई कराएगी। ब्यूटी पार्लर वाली भी महिला होती है, महिला जानती है। वो कभी नहीं पूछेगी कि आपके घर में क्या हुआ, वो बर्फ़ आइस पैक लगाएगी, जो उन्होंने कई जगह लिखी है ये बात। और महिला वहाँ से अपने आप को रिफ्रेश करके और फिर अपने घर वापस जाएगी। तो अनामिका जी कहती है कि महिलाएं, इतनी शक्ति होती है उनमें कि वो कभी अपने चेहरे पर अपना दुख नहीं आने देती जहाँ तक हो सकता है। इसीलिए यूनिवर्सिटी में काम के क्षेत्र में या कहीं भी 2-3 लड़कियां दिखेंगी बस स्टैंड पर तो वो हंसती खिलखिलाती ही नजर आएंगी। तो ये एक महिला शक्ति है। और बस अनामिका जी का यही है कि जितना वो बोलती हैं, जितना वो कहती हैं, वो खुद करके दिखाती हैं। उनके पास, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं दिल्ली में, और बताती हैं कि पूरे देश से लड़के आते हैं वहाँ, बच्चे आते हैं वहाँ पर, तरह तरह के आते हैं, और उनको हम समझते हैं उनकी बातों को कि उनकी क्या परेशानियाँ हैं क्या नहीं है। और उनका हम कई लड़कियां उनसे प्रश्न करती हैं कई तरह के कि शादी करनी क्या ज़रूरी है, क्या 1-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो बताती हैं कि बच्चियां क्या सोचती हैं, जो हालात हैं। तो
असमंजस में रहती हैं लड़कियां कि क्या करें क्या ना करें, तो वो एक उनको एक राह दिखाती हैं अनामिका जी। तो मुझे अनामिका जी की बात यही अच्छी लगी, और अनामिका जी ने कहा कि भाई, कहती हैं कि भाई आपकी जो ये पत्रिका है उसके लिए भी उन्होंने अपने आत्मकथन में लिखा है कि भाई ये भी तो एक स्त्री सशक्तिकरण की बात है ना, कि हम ये सब चीज़ें लिख रहे हैं इसमें, इसको पढ़ेंगी अनामिका जी के विचार, उनका आत्मकथ्य, उनके साक्षात्कार, उनकी किताबों के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में, तो सशक्ति होंगी स्त्री। तो ये भी एक ब्लॉग लिखना या पत्रिकाएं निकालना इस क्षेत्र में, स्त्रियों के क्षेत्र में, उनके लिए ये भी एक स्त्री सशक्तिकरण का माध्यम है, और स्त्रियों को सशक्त होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। मैं क्या बोलूँ, कितनी बातें बोलूँ अनामिका जी के लिए। आपके पास शायद समय नहीं होगा, लेकिन मेरे पास बोलने का खजाना भरा हुआ है उनके लिए। बहुत शानदार लिखती हैं अनामिका जी, उनकी जी कविताएं जी बहुत बड़ी। जी जी बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लगा नीलिमा जी, आपने समय निकाला और इतने आयामों पर यह चर्चा संभव हुई। उनके एक एक और बैच जी एक बात और लास्ट में बोलना चाहती हूँ कि वो उनकी 4 पंक्तियां और थी जो स्त्री देह के बारे में बात करती हैं। अनामिका जी कहती हैं कि लिख पढ़कर बोलकर स्त्री की देह मन की मन भाषा स्त्री की देह मन भाषा की स्पष्ट समझ पुरुषों से विकसित किए जाने से ही बात बनेगी। स्त्री पुरुष के बीच भेड़ भेड़िया वाला रिश्ता खत्म होगा, तभी स्त्री विमर्श के गर्भ से ही पैदा होगा वह नया पुरुष, पढ़ी लिखी समझदार नई स्त्री का गोइया बन सकने लायक नया पुरुष। तो बस मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ अर्पण जी। और तो वो लगातार इस नव पुरुष की बात करती हैं अपनी कविताओं में भी, आलोचना में भी, और भी विभिन्न जगहों पर अपने वक्तव्यों में। और चलते चलते, जैसा कि हमारा इस कार्यक्रम का फॉर्मेट है कि हम कुछ एक चित्रों को भी दिखलाते हैं, और जिनमें हमारे जो वक्ता हैं वे होती हैं, कुछ और रचनाकार होते हैं स्वयं, जिन पर एकाग्र हो रहा है वह रचनाकार होता है। तो एक ऐसे ही एक समय को पुनर्प्रस्तुत करने की कोशिश कि इस बहाने भी कुछ और चीजें निकल के आए। जी, इन चित्रों पर भी कुछ कहें नीलिमा जी। ये चित्र तो हमने उन्हें ये अपनी को उन्हीं की पत्रिका, और हमें बहुत अच्छा लगा था। और अनामिका जी उस समय उनकी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आई थी, अपने उपन्यास आईना सास का उनका लोकार्पण हुआ था और उस पर चर्चा हुई थी, और हमको भी बहुत आनंद आया उनसे बात करके, उनका बारे में किताब के बारे में जब चर्चा हुई वहाँ पर और जब लोकार्पण हुआ, तो एक सुखद एहसास हुआ था। ये हमारे लिए एक बहुत मधुर स्मृति है अर्पण जी जो आपने दिखाई है। बहुत सुखद चित्र है। जी जी निश्चय। और कुछ एक चित्र देखते हैं। जी नीलिमा जी। ये अभी इस वर्ष, पिछले इसी वर्ष अनामिका जी लिटरेचर फेस्टिवल में आई थी, और उनकी किताब थी सीता तृणधीर, जो नई अभी उनका उपन्यास आया है। बहुत खूबसूरत उपन्यास है, कभी मौका मिलेगा तो हम जरूर उस पर भी बात जी करेंगे। और त्रिंधरी ओड, त्रिंधरी ओड। जी रणथरी ओट, जिसमें कि जी जी रामचंद्र जी के और सीता जी के पत्रों का आदान प्रदान हुआ है, और बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है, उपन्यास बहुत शानदार लिखा है अनामिका जी ने, एकदम नया रूप और नए विमर्श के साथ वो उपन्यास लिखा है। तभी भी चर्चा हुई अनामिका जी से, और उस समय का ये चित्र है अभी अभी वाह। लिटरेचर जयपुर में। जी जी। और चित्रों का क्रम हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे हो, तो जी हाँ। ये भी आईना साज का अनामिका जी का 2 साल पहले आईना साज का उनका जब हुआ था लोकार्पण जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, ये उस समय की चित्र है उस समय का। बहुत यादगार चित्र रहा, अनामिका जी से मिलना बहुत सुखद था। और जी जी, यह एक और चित्र देखें, समूह ये चित्र। जी लिटरेचर फेस्टिवल में आईना सास उपन्यास का जो है लोकार्पण हो रहा था, ये उस समय का चित्र है। और ये
हम लोग सब थे उस समय, नंद भारद्वाज जी थे, और वहाँ स्टेज पर उसका लोकार्पण हुआ आईना साज का, जिसके बारे में आपने विस्तार से साहित्य समर्था में लिखा है। ये उसका लोकार्पण चित्र है, जयपुर का ही है। जी। और मित्रों, अंत में यह वह चित्र साहित्य समर्था का वह अंक अनामिका जी पर केंद्रित, जिसका संपादन नीलिमा टिक्कू जी ने किया। नीलिमा जी लगातार साहित्य समर्था के कई कई विशेषांकों से रचनाकारों पर जो है कई पठनीय सामग्री प्रस्तुत कर रही हैं, और खास तौर से स्त्री रचनाकारों पर जो केंद्रित अंक हैं, कई सारे कई स्त्री रचनाकारों पर बेहद उल्लेखनीय हैं, उनकी काफी चर्चा होती है और पूरी मेहनत के साथ वे सभी अंक निकाले जाते हैं। तो अनामिका जी पर भी यह अंक निकाला गया और इसकी चर्चा भी, और इसके भीतर किस तरह की सामग्री रही, इसकी भी बात आपने सुनी ही नीलिमा जी से। तो इसी के साथ मित्रों, आज की यह कड़ी यहीं पर विराम लेती है। नीलिमा जी, आपने समय निकाला, अच्छा लगा, आपका धन्यवाद। आपने अर्पण और जी मौका दिया अनामिका जी पर बोलने का, इसके लिए आपका आभार, अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, जी, आभार। और मित्रों, इसी के साथ यह कड़ी समाप्त होती है। अनामिका जी पर एकाग्र जारी है। पुनः मिलते हैं। नमस्कार।